नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बेहतरीन शो शुरू हो गया है और हम चाहेंगे जरूर हमारे मेहमान अपने समय पर शामिल हो और हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर इस मुद्दे पर चर्चा करना शुरुआत कर दें। आज इस लाइव कार्यक्रम में जो चर्चा है वो पूछता है सुल्तानपुर में है कि चवन्नी से रुपया पर सियासी संग्राम। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को चवन्नी क्यों कहा। सवाल ये है कि क्या एक राजनीतिक तंज से यूपी की राजनीति में पुराना गठबंधन, जाट सम्मान और 2027 की सियासत या सियासी बिसात तीनों एक साथ हिला दिया है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव का बयान चवन्नी को रुपया बना दिया, दूसरी तरफ जयंत चौधरी का पलटवार अहंकार की पतन की ओर लेकर जा रहा है। अहंकार जो है वो पतन की ओर लेकर जा रहा है। इसी को लेकर जबरदस्त चर्चा आज इस कार्यक्रम में। तो हम चाहेंगे जरूर हमारे जो दर्शक हैं इस पर अपनी राय क्या है वो जरूर लिखें। अहंकार पतन की ओर लेकर जा रहा है। चूंकि हमारे इस कार्यक्रम के नमस्कार, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं। चूंकि कल से आवाज की दिक्कत चल रही थी, हम एक बार कंफर्म करना चाहेंगे क्या आवाज मेरी सही है, क्या मेरी आवाज कट के जा रही है या ठीक है? नहीं नहीं, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया, क्लियर। चूंकि उसीलिए कर रहे हैं, चूंकि वो कल से परेशान थे। सुबह अभी जो कार्यक्रम मैंने शुरुआत किया था उसमें भी दिक्कत हुई थी अवधि समाचार में, फिर हमने उसको ठीक किया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मेरी आवाज कैसे, इसलिए हम आगे इस कार्यक्रम को लेकर चलते हैं जबरदस्तों को। और अब इस लड़ाई में मायावती की एंट्री भी हो गई है। यानी मामला सिर्फ दो नेताओं का नहीं रहा है, मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों तक पहुंच गया है। लेकिन पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में पहला सवाल आपसे, हमारे दर्शकों से, हमारे मेहमानों से और हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं कि क्या राजनीति में पुराने साथी को लेकर ऐसा तंज जायज है कि आप चवन्नी भर थे और हमारा साथ क्या पाए कि आप रुपया हो गए। ऐसा तंज कसना क्या जायज है? क्या गठबंधन में साथ चलने के बाद किसी नेता की राजनीतिक हैसियत को चवन्नी कहना सिर्फ राजनीतिक व्यंग है, या फिर उसे उस सम्मान पर चोट है जिसकी राजनीति में कीमत वोटों से भी बड़ी होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तंज जायज या तंज गलत। एक शेर है, लहजे की तख्तियों से रिश्ते नहीं बसते। लहजे की तख्तियों से रिश्ते नहीं बचते, कुछ शब्द ही होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। और आज यूपी की राजनीति में सवाल यही है कि क्या कुछ शब्द दो पुराने राजनीतिक साथियों के बीच दूरी को और बढ़ा दे रहे हैं? इस पर सवाल है। अब जरा पीछे चलते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक दौर में साथ थे। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर चुनाव लड़ा। पश्चिमी यूपी में इस गठबंधन को खास तौर पर जाट और मुस्लिम समीकरण के संदर्भ में देखा गया। लेकिन राजनीति में दोस्ती अस्थाई नहीं होती, ये कहा जाता है। सबसे बड़ा क्या होता है? हित और समीकरण, और जो बदलता रहता है। जयंत चौधरी बाद में बीजेपी के साथ चले गए और अब अखिलेश का चवन्नी से रुपया वाला तंज जयंत के लिए सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं माना गया है, अब यह बयान से भी बढ़ गया आगे मामला। उन्होंने पलटवार किया। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, उनको अहंकार की बात कही कि अहंकार साफ झलक रहा है।
उनका संदेश था कि जनता किसी नेता को बनाती है, कोई एक व्यक्ति किसी नेता की राजनीतिक हैसियत तय नहीं करता है। और यहीं से विवाद ने नया मोड़ लिया, क्योंकि अगर जयंत का जवाब सिर्फ व्यक्तिगत होता तो शायद विवाद यहीं खत्म हो जाता, लेकिन इसमें जाट समाज और चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत का भी एंगल जुड़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल उभरा कि क्या जयंत चौधरी ने इस विवाद को व्यक्तिगत बयान से उठाकर समाज और सम्मान का मुद्दा बनाकर सही राजनीतिक दांव चल दिया है, या फिर क्या इससे विवाद जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया? आप क्या सोचते हैं? जरूर इस पर हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे दर्शकों के लिए है कि शेर है कि कद कितना है ये वक्त बता देगा, कद कितना है ये वक्त बता देगा। कौन कहता है ये वक्त जता देता है, कौन कहता है ये वक्त जता देता है। और राजनीति में वक्त सबसे बड़ा निर्णायक होता है। अब हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, इस पूरे मामले में मायावती की एंट्री भी हो गई है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया, मायावती की जबरदस्त एंट्री। बसपा प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव के बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अखिलेश से जयंत चौधरी के साथ साथ जाट समाज और चौधरी चरण सिंह के परिवार से माफी मांगने की बात कह दी है। अब जरा सोचिए, जब एक तरफ जयंत चौधरी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और तीसरी तरफ मायावती, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले यूपी की जमीन पर नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत हो गई? तो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो का सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर अखिलेश और जयंत के बीच दूरी इतनी बढ़ चुकी है तो पश्चिमी यूपी में इसका फायदा किसे मिलेगा? क्या बीजेपी को, क्या आरएलडी को, क्या समाजवादी पार्टी को, या फिर क्या मायावती इस पूरे विवाद के जरिए अपनी राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर रही है? और एक सवाल कि अगर राजनीति में कल के साथी आज एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं तो 2027 में कौन किसके साथ खड़ा होगा? यही तो राजनीति है। यहां दोस्ती भी अस्थाई नहीं है, दुश्मनी भी अस्थाई नहीं है। अस्थाई होता है सिर्फ राजनीतिक हित। सबसे बड़ा वक्त की एक खासियत है, वो हर चेहरे से नकाब हटा देता है। तो क्या आने वाला वक्त बताएगा कि चवन्नी कौन था, रुपया कौन था, और 2027 में असली हिसाब कौन चुकाएगा? इस सवाल को याद रखिए, क्योंकि सुल्तानपुर लाइव की, हमारे जो पूछता है सुल्तानपुर के लाइव का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, असली पड़ताल अब शुरू होती है। हम एक बार फिर कहेंगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पूछता है सुल्तानपुर का सबसे चर्चित शो, पूछता है सुल्तानपुर का सबसे चर्चित शो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख रहे हैं। और हम बात करते हैं इस विवाद के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू की, चवन्नी से आगे की राजनीति की। अखिलेश का ये बयान सिर्फ एक कटाक्ष मानकर छोड़ देना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में शब्द कभी कभी वोट बैंक की दिशा का संकेत भी बन जाते हैं। जयंत चौधरी की राजनीति का सबसे मजबूत आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जाता है। जाट राजनीति में चौधरी चरण सिंह की विरासत का अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में अगर चवन्नी वाला बयान जाट अस्मिता से जोड़कर देखा जाने लगता है तो फिर इसका असर जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह जाएगा। तो सवाल है कि क्या अखिलेश यादव का एक बयान पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के पुराने समीकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर क्या जनता इसे सिर्फ चुनावी बयानबाजी मानकर आगे बढ़ जाएगी? यही असली सवाल है। और अब 2027 की तरफ देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई सिर्फ लखनऊ की कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जातीय समीकरण की, गठबंधन की,
वोट ट्रांसफर की, और सबसे बड़ी बात नेताओं के बीच भरोसे की, क्योंकि चुनाव में सिर्फ सीटें नहीं जुड़ती, वो वोट जुड़ते हैं, और वोट तभी ट्रांसफर होते हैं जब कार्यकर्ता और समर्थक गठबंधन को स्वीकार कर लेते हैं। सबसे यही टिपिकल है, इसीलिए यहाँ बहसबाजी जब होती है, कांग्रेस सपा बसपा का एक बार गठबंधन हुआ जब, तो सबका लगभग ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बसपा का जो है वोट बहुत मुश्किल से ट्रांसफर होता है। सपा कहती है, कांग्रेस कहती है हम लोग तो ट्रांसफर कर देते हैं बसपा का कैंडिडेट पे, लेकिन बसपा के कैंडिडेट जो है, बसपा के जो वो मतदाता हैं वो नहीं होते, ट्रांसफर नहीं होता है वो वोट। शेर है सियासत में कोई दोस्त उम्र भर का नहीं होता है, मगर वोटर का फैसला अक्सर आखिरी होता है। अब सवाल है कि क्या 2027 में वोटर इन बयानों का हिसाब करेंगे? और हम अपने एक बार दर्शकों से भी कहना चाहेंगे, क्योंकि अब कार्यक्रम हमारा शुरुआत हो रहा है, हमारे मेहमान के तौर पर कई लोग जुड़ने वाले हैं और इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से खोल रहे हैं पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में। आप सबसे सीधा सवाल हमारे अपने दर्शकों से कि क्या अखिलेश यादव को जयंत चौधरी पर चवन्नी वाला तंज नहीं करना चाहिए था? क्या जयंत चौधरी का अहंकार पतन की ओर ले जाने वाला है? जवाब जो जयंत चौधरी ने दिया है वो सही है। क्या मायावती की एंट्री इस विवाद को 2027 की राजनीति से जोड़ रही है? और अगर आज चुनाव हो जाए तो पश्चिमी यूपी में किसको फायदा सबसे ज्यादा मिलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चवन्नी बनाम रुपया की लड़ाई 2027 के चुनाव में वोट बनाम वोट की लड़ाई बन सकती है? कमेंट में सिर्फ जरूर लिखें, अखिलेश, जयंत, मायावती या बीजेपी। देखते हैं और लगातार हमारे पूछता है कार्यक्रम जो अनवरत चल रहा है, हम चाहेंगे जरूर आप सब कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिखें। और कार्यक्रम में स्वागत है हमारे वरिष्ठ शिक्षक जो हमारे कार्यक्रम की, जब से हमारी पूछता है सुल्तानपुर की कार्यक्रम की शुरुआत है, अनवरत रोज समय पर जुड़कर हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे हैं। हम चाहेंगे उनका स्वागत है, जरूर इस कार्यक्रम में जुड़े और अपनी बात को रखें। आपका स्वागत है हमारे पूछता है सुल्तानपुर के कार्यक्रम में जी। केडी न्यूज चैनल अवधि तक समाचार बहुत ही अच्छा संदेश देता है और उन संपूर्ण नागरिक जो अपने देश के प्रदेश के बारे में सोचते हैं, जरा सा भी ध्यान रखते हैं, उनको अपनी बात को कहने का मौका देने वाला यह चैनल सर्वदा अपने क्रियाकलाप से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। मैं साधुवाद देता हूं। जो आपने अभी बताया कि चवन्नी थे रुपया वाली जो बात है, मेरे समझ में ये आ रही है कि वर्तमान में अखिलेश का ये बयान है, अखिलेश का बयान है। मैं बता रहा हूँ, मैं सुना हूँ, बहुत ध्यान से सुना हूँ। अच्छा अब जी बाबू, ये बड़े स्तर के लोग जो वर्तमान में मुखिया हैं लोग, इन लोगों के किसी भी बयान का ये एक कहावत है, बयान बहादुर। तो ये लोग अपने कर्म कुकर्म से हट करके केवल बयानबाजी प्रतिदिन बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग प्रदेश जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो प्रदेश वाली पार्टियां हैं वो भी, और जो केंद्र वाली पार्टियां हैं वो भी, ये लोग चुनाव के समय इतना आओ बाओ पला नहीं क्या बोल दे रहे हैं। किसी भी पार्टी का बेस वोट, किसी भी पार्टी का अब बेस वोट नहीं रह जाएगा, ऐसा लग रहा। जैसे अखिलेश जी को ये है कि हमने छोटे दल को मिला करके उनको बड़ा भाव बढ़ा दिया, तो अब उनकी भी पार्टी को, जिनको आप वो बेस वोट मान रहे हैं, अब बेस वोट नहीं रह गया है। अब जनता ये चाह रही है कि उनके बच्चों के लिए उनकी पार्टी के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनकी सुरक्षा, जनहित के कार्यों में सरकार का कार्य,
विपक्ष में रहते हुए उनके आका लोग कितना सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि इसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ और भी 2-3 पार्टियां लगी हैं, जैसे ये अनुप्रिया पटेल जी हैं और ये निषाद साहब हैं, ओम प्रकाश, ये भी देखिए कैसे रोज रोज गोलमोल चक्कर चला रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि अब जनता को हम बेवकूफ बना चुके हैं, जनता बेवकूफ बनी रहेगी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब से यूजीसी और ये नीट का पेपर आउट हुआ है, इसमें तमाम नीट के पेपर आउट होने में, नौकरियां सही ढंग से नहीं मिलने में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद भी सरकार का नौकरियों पर ध्यान नहीं देना, विपक्ष का ऐसे मुद्दे पर न लड़ना, अब जनता ये समझ चुकी है कि नीट के पेपर में भी सर्व समाज के बच्चों का नुकसान हुआ है। और अभी मैंने एक दिन दिव्यांग बच्चों के लिए कहा था, 2300 बच्चे हैं, उसमें संपूर्ण बिरादरी के बच्चे हैं। इसलिए जनता ये समझ चुकी है कि ये लोग केवल आओ भाव जौने पगला गए, नेता लोग भी अब पगला गए हैं। वो जान गए हैं कि हम लोग के 5 साल 10 साल के शासन काल में हम लोगों ने खूब मलाई काटा है। जो पक्ष के साथ जुड़े थे लोग, घटक दल, लोग खूब मलाई काटे हैं। आज अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी 54-58 पर जुट गए हैं। उनको ये जानना चाहिए कि पूरे देश में छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बड़ी पार्टियां बनती हैं। आज भी उनको अलायंस की जरूरत है। अब कहा जाता है कि अंगूर खट्टे हैं, जब देख रहे होंगे कि काम नहीं बन रहा है तो अब वो बता रहे हैं कि 54 थे। और जो बहन जी क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा था कि तीसरी शक्ति बनकर के और बहुत तेज उभरेंगी। बहन जी इन सब विवाद से हट करके केवल अपने प्रदेश का एक दिन 2 दिन का दौरा कर लेती तो उनका वोट अभी बेस है। और ये पक्ष और विपक्ष से जनता उब गई है, एकदम उब गई है। विपक्ष में भी ऐसा नहीं है कि जनता विपक्ष को बहुत पसंद कर रही। जनता एक बार बहन जी के शासन को देखना चाहती है, क्योंकि आज का मुद्दा जो है वो अखिलेश जी के बयान पर है, चौधरी जी के बयान पर, बहन जी की तगड़ी एंट्री पर है। मैं कहता हूं कि आज का मुद्दा हम लोगों का जो जंतर मंतर पर धरना है, उस पर भी एक बार अगर कोई अपडेट मिली हो तो हम चाहेंगे कि उस पर भी फोकस हो। जी, जरूर जैसे ही अपडेट क्या, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तरह से कविता तिवारी लाइव हो जाती और धर्मेश मिश्रा जी, चूंकि धर्मेश मिश्रा जी सुल्तानपुर से, अब हम चूंकि हमें जानकारी है धर्मेश मिश्रा जी वहां दहाड़ रहे हैं, अगर हमारी आवाज जाए, चूंकि हमने लिंक उनको भेजा है, अगर वो हमारी आवाज जाएगी, शायद अगर सुन रहे हो, अगर वो जुड़ेंगे तो मुझे लगता है वहां की हकीकत क्या है और बेहतर कर सकेंगे। चूंकि हम देख भी रहे हैं कि बहुत अच्छा पहुंचे हैं और यही हाल हम चाहेंगे कविता तिवारी जी को भी अगर आवाज जा रही हो, अगर वो, तो वहां का क्या हाल है, यूजीसी को लेकर क्या चल रहा है, जरूर अपनी बात रखते। हमने भेजा है, एक प्रयास है पूरा कि जरूर करें। धर्मेश मिश्रा ने ज्वाइन लिंक को देखा है, लेकिन अब वो जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं उनके ऊपर है। और मैं एक बार फिर कविता तिवारी को भी गया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। और अगर रिस्पांस हो जाता तो बहुत बेहतर था, कम से कम स्थिति पता लग जाती, क्योंकि ये सब लोग जंतर मंतर पर यूजीसी प्रदर्शन को लेकर एकदम अडिग है और धर्मेश मिश्रा एकदम पूरी तरीके से वहां जबरदस्त अपने वाक्पटुता से, अपनी जो उनकी एक विशेष शैली है बोलने की, बहुत बेहतर, तो उन्होंने प्रभावित किया है वहां पर, बहुत ही अच्छा है। अगर हमारी आवाज जाए तो जरूर जुड़े। कोशिश हमारी यही है कि धर्मेश मिश्रा जी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन में एक तरीके से हम कहेंगे अगुवाई कर रहे हैं, तो वो अगर जरूर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहें तो जुड़े। हम चाहेंगे कि वो जुड़े, जो हमने उनको चूंकि ज्वाइन लिंक भेजा है, हमारे इस वक्त कार्यक्रम लाइव शो चल रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि जरूर वो जुड़े। और अब चूंकि लगातार मेरा इस कार्यक्रम चल रहा है, इसी को लेकर बात कि देखिए, असल में जयंत चौधरी उनके साथ थे, तो उनका कहना था कि जयंत चौधरी हमारे साथ थे। आज जो स्थिति उनकी बनी है,
वो हमारी वजह से बनी है। समझ रहे, समझ किसी खूब पर समझ रहे। 54 और 1 रुपए वाली बात जो कह दी, लेकिन ये तंज है, ये इस तरीके से कहना अच्छी चीज थोड़े है कि 54 थे, आज हमने आपको हाथ लगा दिया, रुपया हो गए आप। अच्छा, ये लोग एक को बात बहुत सही कह जी। रहे हैं। एक को बात हम बताओ तो, एक भी बात अखिलेश जी का पहले बड़े गंभीर शब्द निकलते थे, बड़ी तार्किक शब्द निकलते थे, बहुत बढ़िया से जी। जनहित की बात करते थे। अब इन दिनों पता नहीं उनको क्या हो गया है, क्या लग गया है कि इस तरह का उलूल जुलूल बातें न करके अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ करते, अपना संगठन बनाते, और जो सरकार की गलत नीतियां हो गई हैं जिससे आम जनमानस पीड़ित है उस पर कुछ बोलते। लेकिन अखिलेश जी भी डर रहे हैं कि हमारे वोटर अभी बहुत वो स्थिति में नहीं है कि हम चुनाव को जीत लगे। एक जानकारी ये दे दें कि जयंत चौधरी की राजनीति का सबसे मजबूत आधार जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश माना जाता है। जी 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 जी। और जिस तरीके से इन्होंने बोला है, जाट राजनीति में चौधरी चरण सिंह की विरासत का अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में जाट को चवन्नी बोलना ये अखिलेश के लिए भी घातक होगा। जी जी सवाल जी यहाँ जी है जी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एंट्री की है। हाँ जी। उसी ये चीजें है इसमें, ये लड़ाई जो है उन्हीं वोटों में से सब लेके सब चीजों पर है। ये पश्चिमी में वोट के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर ये लोग भी लालच लगाए हैं कि कुछ बोल के कुछ कह के कुछ साथ दे करके एक एक मुट्ठी पा जाएंगे तो चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन हमें इस बार मैं बात जी, अब की चुनाव जो है बाबू, गांव गांव घर घर, अब लोग समझ रहे हैं कि हमें चुनाव किस पर करना है। इस बार चुनाव जनता लड़ेगी। जैसे यूजीसी के लिए जंतर मंतर पर सिर्फ जनता गई है और जनता लड़ रही है इनसे, तो चुनाव भी जनता लड़ेगी। अब जो बेवफाई की बात आपने बताया, और कविता तिवारी से भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि कल हमारा जब कार्यक्रम हो तो लाइव अगर वो लोग जंतर मंतर से आ सकें तो बेहतर रहेगा। ये कोशिश करेंगे हम कि बात हो सके तो कम से कम वो लोग वहां पर हैं, जो स्थिति बयां करेंगे उसकी बात ही कुछ और होगी। मेहमान के तौर पर यूसुफ शाह शामिल हो चुके हैं। हम थोड़ा सा कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बता के फिर इसके बाद यूसुफ शाह मेहमान के तौर पर जरूर शामिल हो। सियासत में कोई दोस्त उम्र भर का नहीं होता, मगर वोटर का फैसला अक्सर आखिरी होता है। 2027 में वोटर इस बयानों का हमेशा याद रखेगा जो बयानबाजी चल रही है कि क्या अखिलेश यादव को जयंत चौधरी पर 54 वाला तंज कसना ठीक था। क्या मायावती की एंट्री इस विवाद को 2027 की राजनीति से जोड़ रही है। क्या 54 बनाम रुपया की ये लड़ाई 2027 के चुनाव में वोट बनाम वोट की लड़ाई बन सकती है। ये लगातार चल रहा है ये कार्यक्रम, और हम चाहेंगे, हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि उनका राजनीतिक मूड क्या है उसको समझने के लिए हम कुछ चंद लाइनें उनको रख दें और उसके बाद मेहमान के तौर पर यूसुफ जी आप शामिल होइएगा। हमारे दर्शकों के लिए शेर है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज तकरार है, कल राजनीति बदल जाएगी। फिलहाल इतना ही आपको हम थोड़ा बताएंगे। हमारा जो पूछता है सुल्तानपुर लाइव चल रहा है और लाइव कार्यक्रम भी है। ये हम अपने दर्शकों के साथ कुछ सवाल हमने छोड़े हैं, उन सवालों पर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और यूसुफ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो चर्चा चल रही है। ये सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। सामने चुनाव है तो जो है बयानबाजी तो जो है चलेंगी, बयानबाजी का ही जो है बयानबाजी चलेगी, लेकिन ऐसे अंट संट बयानबाजी की कभी आप दोस्त हो और उनको कहते चवन्नी आप मेरे साथ आ गए तो रुपया बन गए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जी बताएं। आजकल नेताओं का ऐसा कैडर ही है कि उनके बारे में अगर गलत बोला जाए तो कुछ कम नहीं है।
कोई ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं नेता। जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो जनता और देश को लूटते ही तो हैं। जो काम कराते हैं वो 40% में काम होता है, जी चाहे रास्ता बने या कोई भी काम। पहले तो नेता का तो, हाँ, कोई महान नेता हो उसकी बात अलग है, बाकी नेताओं पर जो सीधा बोलते हैं वो होते ही हैं। 90% तो नेता इसी हिसाब से है कि वो सिर्फ जो है देश और जनता को लूटने का ही काम करते हैं। जनप्रतिनिधि आप देख लीजिए, जितने विधायक सांसद हैं, पार्टी से मतलब नहीं, कोई भी पार्टी का जब विधायक सांसद बनते हैं तो किस हिसाब से वो लूटते हैं, किस हिसाब से कमीशन लेते हैं। तो जनता की सेवा के लिए थोड़ी है, ये सब बिजनेस है। और वर्तमान स्थिति में जो है राजनीति, नेतागिरी ये जो है भारत का सबसे बड़ा बिजनेस है। जितनी जल्दी एक विधायक कोई बन जाता है, जितनी जल्दी एक ग्राम प्रधान बन जाता है, 10 साल तो करोड़ों में खेलने लगता है। तो सांसद विधायक की तो बात ही अलग है। तो 90% लोग तो नेता इसी हिसाब से हैं कि वो भी देश को लूट रहे हैं। उनके बारे में अगर कुछ उल्टा बोला भी जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो उसी के पात्र ही होते हैं 90% नेता। हाँ, नेतागिरी दिखाएं, ईमानदारी से कार्य करें, उसके बाद जो है उनको कटाक्ष कोई करे तो ये चीज गलत है, उसकी जनता भी तमाम विरोध करती है। लेकिन नेतागिरी तो सब बिजनेस है, और बिजनेस वही करता है जिसके पास पैसा होता है। बिना पैसे का आप विधायकी का क्या, एक जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, प्रधानी का नहीं लड़ सकते। तमाम ऐसे पात्र हैं कमजोर जनता में, तमाम IAS कोर्स करके जो है पढ़े हैं और वो पात्र हैं। उनको अगर विधायक बना दिया जाए तो अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन उनको किसी कीमत पर जो है विधायक नहीं बन सकते। वो कोई भी पार्टी 10-20 लाख जो है, जब तक किसी पार्टी को नहीं दोगे आपको टिकट ही नहीं मिलेगा। तो भाई सब जो पैसा वाले हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और कमा रहे हैं, चाहे देश को लूटना पड़े चाहे जनता को लूटना पड़े। 90% इसी हिसाब से है कि जो हर विषय पर इसी हिसाब से है। आप शिक्षा देख लीजिए या स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा में भी IAS PCS किसके लड़के कर सकते हैं? क्या आम जनता में गरीब कमजोर अपने बच्चे को जो है IAS PCS का कोर्स करा सकता है? इतनी कठिन प्रक्रिया जो है क्यों नहीं सरकार आज तक इस हिसाब से जो है व्यवस्था बना पाई कि अगर गरीब कमजोर का है, उसके पास पैसा नहीं है या बहुत कम पैसा है, तो भी वो IAS PCS का कोर्स कर सकता है। अभी जल्दी में आपने आंकड़े बहुत सारे नहीं देखे, हम सब पर नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आंकड़े अभी आपने जल्द में नहीं देखे, अखबार में नहीं देखा, डिजिटल पर नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे घर परिवार के लोग हुए हैं, कोई पंचर बनाने वाले के घर से हुआ है, अच्छे पदों पे। ऐसा नहीं है, देखिए तरीका बदल गया, लेकिन आपका कहना अपनी जगह जायज है। पंचर बनाने लागू नहीं कर सकते हैं। वो किसी आम आदमी में किसी एक की तुलना वो अलग चीज है। कोई नहीं, एक तुलना नहीं हुई है ये आपको। ये एक का नाम कई लोगों के नाम है, कई के टेम्पू चला रहे थे, कोई सब्जी की दुकानदार था, कोई पंचर बना रहा था, किसी को पता ही नहीं। एक बच्चा तो नौकरी भी कर रहा था एक तरीके से छोटी मोटी, और जब उसको जानकारी हुई तो अवाक हो गया परिवार। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका अपना प्रतिशत वाइज बात जायज है, लेकिन सब पर की नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज के समय में डिजिटल माध्यमों से बच्चे पढ़ के आगे आ रहे हैं। पढ़ाई जो है, बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ। एक ITI से ज्यादा की क्षमता नहीं है इतनी महंगाई में, एक ITI से ज्यादा हम नहीं करा सकते। नहीं, देखिए हम थोड़ा सा फिर बताना चाहेंगे, जो डिजिटल माध्यम हुए हैं, डिजिटल माध्यम पे सारी सुविधाएं भरी पड़ी है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, सब लोगों ने बताया, हमने कोई क्लास नहीं लिया है,
हमने सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पर लिया है, बहुत सारी चीजें जानकारी यहीं से पढ़े हैं, बहुत चीजें हैं। तो हम एक टोटल, देखिए आपकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन टोटल का टोटल समर्थन नहीं कर सकते। थोड़ी सी यूजीसी पे अपडेट है, उसकी जानकारी हम बता दें। जंतर मंतर पर यूजीसी को लेकर आज की जो ताजा स्थिति है, वो थोड़ी सी ताजा स्थिति में क्या है अपडेट, वो जानकारी दे दें। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन का मुद्दा आज भी चर्चा में। शुक्रवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे और शनिवार को भी भीड़ बढ़ने की आशंका के चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट रही। अब मांग क्या है? यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को वापस लेने की मांग है। जात के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण और सरकारी सहायता देने की मांग है। आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने की मांग है। प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग में SC/ST एक्ट में बदलाव, साथ ही इसे समाप्त करने की मांग भी उठाई गई। 2 ऑप्शन दिया गया है, एक बदलाव फिर आबलिक समाप्त करना की मांग उठाई गई। दोनों में कोई मांग तो मानी जाए। पुलिस की कार्रवाई, प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। रिपोर्टों के मुताबिक कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। जो आज का सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कराने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने 48 घंटे के भीतर केंद्रीय मंत्री से बैठक कराने का आश्वासन भी दिया है। ये जो आज की अपडेट रिपोर्ट है, ये यूजीसी को लेकर जंतर मंतर से जो अपडेट है वो मैं आपको दे रहा हूं। अभी तक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन यूजीसी इक्विटी नियमों के विरोध से आगे बढ़कर आरक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव की मांग से भी जुड़ गया है। ये अपडेट जो आई है, हम अपने मेहमान, अपने दर्शकों को बताना चाह रहे थे। फिलहाल एक जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे 2 जो मेहमान अक्सर जुड़ते थे वो इस वक्त जंतर मंतर पर हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर किसी तरह लाइव में हमारे जुड़ जाए तो वहां की स्थिति क्या बनी है एक बार हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएं, लेकिन किसी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात करते हैं, कल इस मुद्दे पर जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अभी हमारी कोशिश जारी है कि जरूर कुछ चीजें हो जाए। तो वही शिक्षक जी, हम एक बार फिर चाहेंगे कि यूजीसी के मुद्दे को साथ में लेते हुए आज का जो बयान चला है इस पर भी जरूर कर दें। साथ ही कुछ मैसेज भी आए हैं, उनको भी पढ़ दें। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे दर्शक होते हैं वो कहते हैं कि हम लिखे हैं, आप कुछ बोले ही नहीं, नाम भी नहीं लिए। एक ओ माया करके है, ओ माँ करके है, इनका लगातार मैसेज आया है। अखिलेश यादव खानदानी अब लिख रहे हैं, भाई अब इनका अपना मत है। AD जोशी लिख रहे हैं, वो भगवान का जय श्री राम लिख रहे हैं। BP सिंह एडवोकेट लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। अखिलेश, एक मीना प्रकाश का है अखिलेश, अब उन्होंने अपना भी मत लिखा है, हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं। और इसके बाद BP सिंह एडवोकेट जर्नलिस्ट, वो लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काबिले तारीफ है जो कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोगों को उन्होंने भूल प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि BP सिंह हरिहरपुर सुल्तानपुर से हम हैं। और इसके बाद सोनू शुक्ला जो लगातार हमारी कार्यक्रम में अनवरत जुड़ते रहते हैं, उनका भी मैसेज आया है, लगातार 3-4 मैसेज वो कर रहे हैं। और जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद समेत बहुत सारी चीज है। नौकरियों में ठीक है, अब ये चीजें हमें जरूरी था पढ़ना, लेकिन हम चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हो और अपनी बात को जरूर रखें। देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं इधर 10 सालों में, 10 साल 12 साल में आम जनमानस जो है इन लोगों के राजनीतिक दृश्य को देखकर और समझकर, और जो चुनाव की इनकी प्रक्रिया है, ये चुनाव के प्रक्रिया में जिस तरह चुनाव को जीतने के लिए ये हरबा हथियार का प्रयोग कर रहे हैं,
झूठ का, फालतू बयानबाजी का, इनको मिला के उनको चुनाव लड़ने का, उनको मिलाकर इनको चुनाव लड़ने का। अब जनता इस पर भी चिंता कर रही है कि जो एक बार जिस पार्टी से चुनाव जीत गया, संविधान ऐसा बने कि जिस पार्टी से चुनाव जीते हो उसी पार्टी में रहो। अगर दूसरी पार्टी में आते हो तो पहले तुम इस्तीफा दो और चुनाव लड़ो, तब तुम्हें तुम्हारी हैसियत का पता चलेगा कि तुम क्या हो। तुमको तुम्हारी औकात का, जिस पार्टी ने तुमको चुनाव जिताया उसको छोड़ करके तुम किस लालच में दूसरी पार्टी में जा रहे हो। तो पार्टियां अपनी, पार्टियों के जो विधायक लोग हैं, चाहे एमपी लोग हैं, जब पार्टियों को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो इनकी कहीं न कहीं इस पर चरित्र हनन होना चाहिए, इनको चरित्र हनन का। क्योंकि जनता पूरे विश्वास के साथ, पारदर्शिता के साथ, अपनी पवित्रता के साथ बहुत विश्वास करके आपको उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाती है। या कोई व्यक्ति अगर निर्दल ही चुनाव लड़ता है तो जीतने के बाद एक बार अपने जनमानस से ये बात करता है हम किस पार्टी में जाएं। तो जीतने के बाद ये लोग व्यक्तिगत लाभ लेने के चक्कर में 4.5-5 साल बिता देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो जनता इनको पहले से जिताई होती है वो भी निराश होती है, और जिस पार्टी में ये जाते हैं, जिस पार्टी में ये जाते हैं उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये गाली गलौज दे करके जाते हैं, हरासमेंट करके जाते हैं। तो आखिर में जिस पार्टी से ये जीते हैं उसकी जनता और जिस पार्टी में ये जाते हैं उसकी जनता, इन लोगों ने विश्वास को एकदम चकनाचूर कर दे रहे हैं। और यही लोग मलाई काट करके हमारे प्रदेश और देश की राजनीति का मटिया मेट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि जयंत चौधरी जी हमारे जी के एक अंग हुआ करते थे, तो जब अंग हुआ करते थे तो आज इनको व्यंग कसने की क्या जरूरत। आप छिनरी बुजरी का झगड़ा समझ रहे हैं, आप क्या कह के जोड़ना चाहते हैं, किसको जोड़ना चाहते हैं। आप चवन्नी बता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के अस्तित्व को आप नहीं मालूम। आपके पिताजी के समय के वो लोग रहे होंगे, एक दूसरे के साथ गलबहियां करके चुनाव लड़ते रहे होंगे। आप चुनाव को इतने छोटे शब्दों से न तौलिए। तो बकैती पर इन लोगों के बकैती पर सिर्फ चुनाव अब नहीं होगा। पूरा आम जनमानस से समझ लिया है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भारत के भविष्य, नौनिहालों के भविष्य पर जो खतरा मंडरा रहा है उस खतरे से दूर होने के लिए सभी आम जनमानस अपने अपने जिस पार्टी के भी हो वो अपने आकाओं से पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। आप तो माला माल हो जाएंगे जीत करके, लेकिन मेरे बच्चे किस दुनिया में जाएंगे, क्या करेंगे, भीख मांगेंगे हैं? आप तो हजारों करोड़ रुपया पता नहीं कहाँ गुलछर्रा में उड़ा दे रहे हैं। और जिस दिन आर्थिक स्थिति का हिसाब जनता करने लगेगी, जनता की सबसे बड़ी भूल ये है कि पार्टियों की आर्थिक स्थिति का हिसाब नहीं करती है। आज भी जनता गुमराह है, केवल इनसे ये पूछ ले कि आपका फंड कितना, आपके पास रुपया कितना है। अब ये लोग कुछ चीजें बता रहे हैं कि हम रुपये का हिसाब नहीं देंगे, पीएम केयर फंड बनाएंगे तो उसका हिसाब नहीं देंगे, चंदा चढ़ेगा उसका हिसाब नहीं देंगे, चोरी हो जाएगा उसका सही हिसाब नहीं देंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन सरकार नहीं करेगी, ट्रस्ट बना करके कर लेंगे। तो आप गुमराह करके जनता को कितने दिन तक शासन में बैठना चाहते हैं। अब वो चीज अगर जनता नहीं सोची समझी तो आर्थिक गुलामी कन्फर्म है, लोगों की स्थिति खराब होगी। जिस चीज का जब चाहे दाम बढ़ा दे रहे हैं, जिस चीज का जब चाहे, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। एक अपडेट यूजीसी को लेकर और है वो बता दें, और साथ ही एक कैफुल हसन का मैसेज आया है जो लगातार लिख रहे हैं। और उन्होंने जो चर्चा चली है आपको लेकर, और चर्चा आपको लेकर उन्होंने कहा है बहुत अच्छी चर्चा है, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। उनका मैसेज आया था, पढ़ना जरूरी था। थोड़ा सा जंतर मंतर की जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी सी बता दें जिससे हमारे दर्शक, हमारे सब लोग अच्छी तरीके समझ सकें कि जंतर मंतर पर यूजीसी को लेकर आज की ताजा स्थिति जो है वो अभी हमने बताया, लेकिन एक बेहतरीन तरीका जो है वो हम प्रेजेंट करें, सामने रखें अपने दर्शकों के, अपने मेहमानों के, कि दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन का मुद्दा आज भी चर्चा में रहा। शुक्रवार को बड़ी
संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और शनिवार को भी भीड़ बढ़ने की आशंका के चलते दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट थी। इसमें मांग क्या थी? यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को वापस लेने की मांग है। जात के बजाय आर्थिक आरक्षण और सरकारी सहायता देने की मांग है। आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने के प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग ने SC/ST एक्ट में बदलाव, ये तो हमने बताया था। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई पे भी हमने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए, हटाए गए। जंतर मंतर पर अनुमति नहीं है। पुलिस बार बार कह रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जो बातें रखी कि हम केंद्रीय नेतृत्व से आश्वासन दिया है कि रखेंगे बात, ये बातें लगातार चली है। इसी को लेकर एक थोड़ी सी जानकारी जो हमने अभी रखी, उसी पर एक नई चीजें हम रख दें कि आज जो ये चल रहा है जंतर मंतर पर, तो सवाल यहाँ पर जंतर मंतर पर आरक्षण की लड़ाई है या नई सियासी बहस हो गई है। यूजीसी से उठी चिंगारी अब देश भर में चर्चा का मुद्दा बन गई है। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां अक्सर नारों की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ एक नियम का नहीं है। सवाल है आरक्षण का आधार क्या, जात या आर्थिक जरूरत। और इसी सवाल को लेकर जंतर मंतर पर शुक्रवार को ऐसा जुटान हुआ, ऐसा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही, जिसने दिल्ली की सियासत और देश की आरक्षण व्यवस्था पर एक बार फिर बहस तेज कर दी है। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन और मौजूदा जाति आरक्षित आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकारी सहायता, छात्रवृत्ति, फीस में मदद, कोचिंग जैसी सुविधाओं का आधार और आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर लाभ मिलना चाहिए। यानी इसके सीधा सवाल है, अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद उसकी जात देखकर क्यों तय हो। कुछ चीजों पर सवाल है, इसी के लिए हम रख रहे हैं। जरूर हमारे मेहमान भी सुने, हमारे दर्शक भी सुने। इसी सोच के साथ प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया कि जात के लिए नहीं, गरीबों के लिए आरक्षण हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो रही। प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर लागू करने की, SC/ST से जुड़ी नीतियों में बदलाव की मांग उठाई है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने SC/ST अत्याचार निवारण कानून को समाप्त करने की मांग तक रखी है। इन मांगों ने इस आंदोलन को सिर्फ यूजीसी के नियमों का विरोध नहीं रहने दिया, बल्कि इसे आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की मांग से जोड़ दिया है। लेकिन जंतर मंतर पर माहौल तब और गर्मा गया जब पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। प्रदर्शनकारियों को वैकल्पिक तौर पर रामलीला मैदान में सीमित संख्या में प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी गई, लेकिन प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से हटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अब इस आंदोलन को एक नया राजनीतिक मोड़ भी मिलता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सामने आ रहा है ये मामला, अब उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक ने आकर आंदोलनकारियों से मिले। उन्होंने कहा कि भाई 48 घंटे का समय दीजिए, हम केंद्रीय जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है। तो यानी अब जंतर मंतर से उठी आवाज अब बातचीत की मेज तक पहुंचती है या नहीं, सब लोगों की नजर इसी पर लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है कि क्या आरक्षण व्यवस्था को जात से हटाकर आर्थिक आधार से जोड़ना संभव है? क्या यूजीसी के इक्विटी नियमों में बदलाव होगा? क्या क्रीमी लेयर का मुद्दा आगे बढ़ेगा? और क्या जंतर मंतर का यह आंदोलन आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन के रूप का मतलब एक देशव्यापी रूप ले लेगा ये आंदोलन? क्योंकि ये सिर्फ कुछ प्रदर्शनकारियों की आवाज नहीं है, ये उस बहस का नया अध्याय है जो भारत में समानता, अवसर और आरक्षण को लेकर दशकों से चला आ रहा है। एक तरफ सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक जरूरत है, इस तरह के सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक जरूरत है, और दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर हर वर्ग को समान अवसर देने की मांग की जा रही है। अब थोड़ा सा कहेंगे कि ये देखना है कि सरकार इस आवाज को सिर्फ एक प्रदर्शन मानती है या फिर इसे एक बड़े सामाजिक सवाल के रूप में लेकर संवाद का रास्ता खोलती है। तो ये चीजें जो सामने आई है अभी जो हमने बताया, यूसुफ जी जरूर अपनी बात रखें।
हम चाहेंगे जो हमारी चर्चा चल रही है उस पर भी जरूर बात रखें, और जो यूजीसी का मुद्दा है उस पर भी जरूर आप बात रखें। इसके बाद जो भी चर्चा होगी, हमारे जो आज मुद्दा है उसी पर चर्चा होगी। जो 15 मिनट का समय बच रहा है उसमें आज का जो मुद्दा है उसी पर चर्चा होगी, क्योंकि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन था उसकी अपडेट रिपोर्ट हमने दे दी है। ये जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है इसको सरकार द्वारा अगर इस पर जो है ध्यान नहीं दिए और जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बातचीत नहीं किए और समस्या का समाधान नहीं किए तो यह आंदोलन का रूप लेगा और यह वहाँ संख्या जो है बढ़ती जाएगी। संख्या बल वहाँ दिन ब दिन बढ़ेगा, क्योंकि पूरा देश, सबर समाज जो है पूरे देश में काफी दिनों से जो है इस चीज की नाराजगी है, और अन्य धर्म के भी लोग जो है नाराजगी जता रहे हैं। जैसा कि गलत किसी के भी साथ हो, गलत तो गलत होता है, लेकिन अब सरकार को इसकी जानकारी ही नहीं है कि गलत क्या है उसमें सही क्या है। सरकार में सब बैठ गए हैं, लेकिन उनको जानकारी तो होनी चाहिए। जो गलती कर रहे हैं तो आप गलती क्यों कर रहे हैं? कोई भी विधेयक अगर पारित कर रहे हैं तो सबकी सहमति से कीजिए, विपक्ष को भी बुलाइए वहां पे। लेकिन भाई उनके पास संसद है, अपनी मनमाफिक जो है संसद उनका ही अपनी मनमाफिक जो है वो विधेयक पारित कर देते हैं। ये सब गलतियां हैं सरकार की, और वो गलतियों से जो है सिचुएशन लेदर होता है। आम जनता जो है लोग रोड पे उतरेगी, फिर सरकार की जो है बेइज्जती होगी उसमें। तो इसको शीघ्र ही जो है ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये बड़ा आंदोलन का रूप जरूर ले लेगा। ये सही कह रहे हैं हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी। जरूर अपनी बात को 2 मिनट में रख दें, जिससे इस कार्यक्रम को हम फिर जिस मुद्दे पर हमारी चर्चा चल रही थी उस पर फिर लेकर चलें। जी देखिए, हम तो आना चाहते थे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के बयान पर। उनको एक लिमिट में, एक मर्यादित ढंग से किसी के लिए टिप्पणी करें तो इसका जरूर ध्यान रखें। चवन्नी और 10 पैसा और 1 पैसे पर जब आएंगे तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, दिन से, घंटा से, दिन से, वर्ष से मिलकर के ऐसे एक बड़ी शक्ति बनती है छोटे छोटे दलों से मिलकर के। तो इस तरह का बयानबाजी करना कहीं न कहीं खलता है, दिमाग को टेंशन होता है। आदमी कहीं भी, अब राजनीति बड़ी ईमानदारी की नहीं रह गई है कि कोई किसी, यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि परिवार में ही कुछ लोग ऐसे सदस्य हैं जो दूसरी पार्टी में है। परिवार में ही मैंने देखा है। क्या किसको आप बोलेंगे? राजनीति को अब बड़े वफादारी के तराजू पर तौलेंगे तो घर के भी सदस्य भाग गए हैं। इतनी बार घर में ही बड़ा विवाद उनके हुआ। क्या क्या बोलेंगे लोग राजनीति में, क्या क्या नहीं बोलेंगे। जिनको जोड़ना है उसको जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आजम खान साहब जेल में पड़े हुए, कभी उनके लिए अखिलेश जी ने तो कोई मुद्दा नहीं उठा, हमने नहीं देखा। केवल एक सगुफा छोड़ दिए कि इनको उप मुख्यमंत्री का बना देंगे, गृह मंत्री बना देंगे। तो मैं जो कहना चाहता हूँ आज सवर्ण समाज के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व में ले आने वाली सबसे बड़ी कोई वर्ग है भारत का, तो वो सामान्य वर्ग है। सामान्य वर्ग खुल करके इन्होंने आस्था का परिचय दिया कि भगवान राम का मंदिर बना है, हम लोग सनातनी हैं, तो हम लोग सनातनी हैं तो हम लोग सनातन के हिसाब से चलेंगे। सामान्य वर्ग के लोगों ने पूरा साथ दे करके जब इनको बनाया, इनकी सरकार बनाई, तो सामान्य वर्ग से कहीं न कहीं, हम इस तरह की बात कभी नहीं बोलते, लेकिन जो मैंने महसूस किया जब सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे वो हमारे प्रदेश की सरकार रही हो, वो भूल गई कि 80 साल पहले जब देश आजाद हुआ तो हिंदू और मुसलमान ने कंधे से कंधा मिला करके देश को आजाद कराया था। जबकि हमारी सरकार एकदम हिटलर शाही पर चल रही थी, और जब सरकार ने एक वर्ग के ऊपर त्रासदी करना, जुर्म पर जुर्म करना शुरू कर दिया था,
तो सामान्य वर्ग के हिंदू भाइयों की आंख नहीं खुली थी। हमारे जैसे लोग बार बार कह रहे थे कि इतनी ज्यादती न करिए किसी एक वर्ग के पीछे, जो एक वर्ग के पीछे आम जनता को लड़ा करके उसको पीछे पड़ेगा, एक दिन वो अपने लिए भी घातक होगा। मैं तो एक शिक्षक होने के नाते गांव गांव घर घर तमाम हमारे दोस्त मित्र हैं, अब लोग घर में बैठ के हर हर मोदी घर घर मोदी पर कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। सच्चाई यही है, राजनीति की जो सच्चाई है, आपने हर चीज कुठाराघात किया और सामान्य वर्ग के लोग चुपचाप सहते रहे। अगर न्यायपूर्ण उसी समय पर कहे होते कि एक वर्ग को आप इतना न सताइए, उसको मानिए, आजादी की लड़ाई में वो भी वर्ग साथ रहा है, जो दोषी हो उसको सजा दीजिए। टारगेट बना करके कोई कार्य आप न करिए, ये मान के न करिए कि मुस्लिम हमको बड़ा सताएगा। मुस्लिम जितना हमको सताएगा उतना आपने गर्दन काट, जबकि यूजीसी में सामान्य वर्ग में मुस्लिम भी है, वो भी सामान्य वर्ग में आते हैं, लेकिन वो बेचारे आज केवल आपकी त्रासदी का, आपकी अत्याचार से चुप हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस तरह का अपना नियम न लागू करो कि तुम जिसको चाहो उसकी गर्दनें साफ कर दो। और सामान्य वर्ग का कम नहीं है, 36 करोड़ जनसंख्या एकदम जंतर मंतर पर पहुंच गई है। पहुंचने का विचार घर घर में चर्चा है। अब वो आपका नारा नहीं चलेगा घर घर और हर हर, इससे लोगों के दिल में कहीं न कहीं आपके प्रति अविश्वास होगा। और जितना जल्दी हो सके, मैं तो ब्रजेश पाठक जी को, राजनाथ जी को मैंने कल भी बताया था, गृह मंत्री जी को और हनुमान जी को अपने, और भगवान का रूप जो बनाए हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम लोग आजादी के दिनों में हमारे माँ बाप ने, हमारे माता पिता बाबा आदि ने अंग्रेजों की कैद की मार खाई है, वो ब्लड है और वही ब्लड बोल रहा है कि भारत की जनता को आप बचाइए, उसका अधिकार दीजिए। और यूजीसी ला करके जितना समय आपने बर्बाद किया बच्चों को जंतर मंतर पहुंचा करके, सारा दोष हमारी केंद्र सरकार की है, सारा का सारा दोष है। कह रहे हैं सुभाष मेहता का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि देश के पूर्ण विकास के लिए योग्यता काबिलियत चाहिए, ना कि जाति योग्यता। किसी जात का उन्होंने सही बात रखी है, योग्यता चाहिए भाई, योग्यता चाहिए, योग्यता। तो एक बार हम फिर उसी वापसी करते हैं उसी कार्यक्रम पर। सवाल सिर्फ अखिलेश यादव के जयंत चौधरी को चवन्नी क्यों कहा? क्या एक राजनीतिक तंज ने यूपी की राजनीति में पुराना गठबंधन, जाट सम्मान और 2027 की सियासी बिसात तीनों को एक साथ हिला दिया? क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव का बयान है कि चवन्नी को रुपया बना दिया हमने चवन्नी को अपने साथ गठबंधन में 2022 के साथ रखा तो रुपया बना दिया, और दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने उस शब्द पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अहंकार पतन की ओर ले जाता है, और साथ ही इस पूरी लड़ाई में मायावती की भी एंट्री हो गई। मामला चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों तक पहुंच गया है। सवाल यहाँ आकर है, पूछता है सुल्तानपुर लगातार अपने इस कार्यक्रम में इसी बात को चर्चा मिला रहा है, क्या राजनीति में पुराने साथी को लेकर ऐसा तंज करना जायज है? क्या गठबंधन के साथ चलने के बाद किसी नेता की राजनीतिक हैसियत को अब जो है चवन्नी से तौलें और करें और इस तरीके से राजनीतिक व्यंग करें? क्या ये अच्छी बात है? ये पहल जो है ये ठीक नहीं है। ये उस सम्मान पर चोट है जिसकी राजनीति में कीमत वोटों से भी बड़ी हो जाती है। तंज करना इस तरह नहीं ठीक है। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यूसुफ जी जरूर इस मामले पर जरूर अपनी बात रखें, इसके बाद वह शिक्षक रखेंगे और इसके बाद हम भी रख के कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। जी, ये वरिष्ठ शिक्षक जी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है। और जो अखिलेश यादव चवन्नी की तुलना किए हैं, यह पूरी तरीके से जो है, अगर उन्होंने चवन्नी को 1 रुपया बना दिया तो क्यों बना दिए? क्यों बना दिए? अगर बनाए तो जाने क्यों दिए? तो सब सवाल तो जो है उन्हीं के ऊपर जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है भाई पूर्व में पार्टी में रहे, ऐसी भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। और नेता का तो जैसे
वरिष्ठ शिक्षक जी द्वारा कुछ देर पहले बोला गया कि जो दूसरे पार्टी में जो है ट्रांसफर हो, इसके लिए तो कोई विधेयक पारित होना चाहिए कि उनकी सदस्यता रद्द हो और पुनः जो है चुनाव हो, क्योंकि वो अन्य पार्टियों में जाते हैं। अभी सांसद का रेट जो है वर्तमान सरकार में बहुत बढ़ा दिया गया है। सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है तो 50 करोड़ तक रुपया देते हैं, और बिजनेस तो है ही है नेतागिरी भाई। 90 थोड़ा सा यहाँ हम आपको भी और भाई शिक्षक को ध्यान कराना चाहेंगे, आकर्षित करेंगे ध्यान कि आकर्षित हो। किसी एक दो विधायक, एक दो सांसद से दूसरे पार्टी से छोड़कर आने के बाद वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाते। उसका नियम है कि जिस पार्टी में है उसमें तिहावा लेके तोड़ के आए, एक अपनी कुछ तब होता है। एक दो लोग टूट के जो जाते हैं वो पार्टी में शामिल नहीं हो पाते। अब आप पार्टी का देखिए, आप पार्टी के आधे से ज्यादा लोग गए थे तब जाके मामला कुछ बना है। बंगाल में भी देखिए, जो अगर टूट फूट करके तोड़ फोड़ जो हुई है वहां भी एक अलग तरीके से हुआ है, वो भी भाजपा ने शामिल नहीं। मेरा कहने का आशय इतना है कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अगर 1 2 3 लोग टूट रहे हैं तो वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। यही अपने उत्तर प्रदेश में देखिए, पांडे जी है, नाम भूल रहे हैं, सपा में थे, मनोज पांडे। हाँ, आप देखिए कहाँ शामिल हो पाए। अरे तो मंत्री तो बन गए ना मलाई। उसके पहले सपा ने उनको निष्कासित किया। अच्छा, इसके बाद मंत्री बना। हाँ, मंत्री बन तो कहने का मतलब कुछ नियम है, कठिन नियम है। अब कभी कभी कोई साथ ले जाता है तो बात ही कुछ और है। जैसे आप पार्टी ने साथ दिया और 2 लोग और जो भगे हैं इधर हमारे अगल बगल के जिलों में, जौनपुर के एक और है अस्थाई इन्हों का कुछ नहीं के कई टिकटों पहिए कि न पहिए कोनो पार्टी से, बड़ा मुश्किल बात। तो कहने का मतलब है कुछ नियम है, 1 2 लोगों के टूटने से नहीं होता है। लेकिन यह कि अगर वो अब सपा जो है जिसपे एक्शन लिया, आगे हुआ और जीते आए करके हम आगे बढ़ा, तो है कठिन। लेकिन अब वो कठिन चीज को सरल वो लोग बना ले रहे हैं। तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर मंत्री का जो अरे भाई भागे के बाद मंत्री बन जा रहे हो, वहाँ क्या राजनीति है। भगने के बाद जनता जिताई और आप मंत्री पद से नवाजे जा रहे हैं। मैं 5 साल इस कष्ट को झेला हूँ। गाजीपुर से ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह में जूता तक डलवाने का प्रयास किया था, बड़ा तंग किया था इस इंसान ने, और यही आकर के इसमें मंत्री बना और मलाई काटा। और आज फिर इनके भारतीय जनता पार्टी के जड़ में गर्म पानी डाल रहे हैं। ये तीनों लोग डालेंगे इस पर। बड़ा राजनीति को गड़बड़ कर दिए हैं, बड़ा इसका दुष्परिणाम है। कह रहे हैं तो जो गए थे, अब राघव चड्ढा और डाजी तो कम से कम 50 करोड़ तो लिए ही होंगे। भाई बिजनेस भी है, अन्य पार्टियों में 50 करोड़ मिल रहा है, आप जा रहे हैं, ये बिजनेस ही कर रहे हैं ना। ये तो सिर्फ एक दिखावा है कि हम जनता और देश की और जनता की। पहले की बात कुछ और थी, अब तो सचमुच कह रहे हैं बिजनेस हो गया है। एक प्रधानी स्तर का चुनाव ले लीजिए, प्रधानी में पहले था कि नहीं ठीक है, अब तो भैया ठेकेदारी हो गई। आपके पास पैसा है तो प्रधानी कर पाएंगे, पैसा नहीं है तो नहीं प्रधानी कर पाएंगे, क्योंकि पहले पैसा आप खर्च कीजिए, फिर जब आएगा तो लीजिए। हाँ, जी, ये हाल हो गया है। जी, कुमार का एक मैसेज आया, उन्होंने लिखा है पार्टी तो खाली भारत में एक ही है, जनता पार्टी। अब उनका अपना मानना है, उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो हम चाहेंगे जरूर अपने इस कार्यक्रम को चाहेंगे कि हमारे 1 मिनट में हमारे भाई शिक्षक जी बोल दें और 1 मिनट में यूसुफ जी हम इस कार्यक्रम का कंक्लूजन कर दें और कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलें। यूसुफ जी जरूर अपनी बात रख दें, इसके बाद कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलें। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जयसिंहपुर विधानसभा, 1 मिनट में जल्दी कहिए। जयसिंहपुर विधानसभा में आम आदमी के विधायक के प्रत्याशी बंसराज दुबे जी का कार्य जो है बहुत बढ़िया है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, वो गांव जाके रोड हो, स्कूल की हो, तो इस काम जो है नेताओं का ये है कि गांव जाएं, जो एकदम सही कह रहे हैं एकदम, किसी गांव में जाएं और वहां का रोड देखें, वहां का स्कूल देखें।
ये है जो है जनता और देश की सेवा। जी रुपया लूटने से जो है जनता की सेवा और देश की सेवा नहीं हो पाएगी। तो बंसराज ठीक है, दुबे सही जी कह रहे हैं द्वारा आप। बहुत बढ़िया कार्य किया जा रहा बहुत है। बेहतरीन उनका उनका हम देख भी रहे हैं, बहुत बेहतरीन है। क्या क्या और भी विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या और विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यही तो समस्या सबसे बड़ी है। हमारे भाई जरूर 1 मिनट में बात रख दें। अब हम विशेष रूप से चाहेंगे, हमारा ये यही है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, अब ये लोग थोड़ा बकैती कम करें और धरातल पर हो, और धरातल की समस्याओं को दूर करने का प्रयास जिस तरह से भी संवैधानिक ढंग से हो, मर्यादित ढंग से हो, फालतू बयानबाजी न करके उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें जो जनता चाहती है। जनता की चाहत यही है कि धरातल पर आओ। जी आज जो सवाल है सिर्फ चवन्नी और रुपया का नहीं है। सवाल है कि सियासत में शब्दों की कीमत कितनी होती है और उन शब्दों का असर वोट की राजनीति पर कितना पड़ता है। अखिलेश का तंज हो, जयंत का पलटवार हो, मायावती की एंट्री हो, फिर जाट समाज और चौधरी चरण सिंह की विरासत का सवाल है। सियासत गर्म है, लेकिन फैसला आखिरकार जनता की अदालत में होना है। और इसी पर किसी को छोटा समझने की भूल मत करना। किसी को छोटा समझने की भूल मत करना। वक्त जब करवट लेता है तो बड़ों बड़ों पर हिसाब करता है। बिल्कुल। हमारे इस चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर में कि क्या चवन्नी से रुपया वाला बयान सिर्फ सियासी तंज है या 2027 के चुनाव से पहले रिश्तों और वोटों का नया हिसाब शुरू हो गया है? आपकी नजर में कौन सही है, अखिलेश यादव या मायावती? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि सुल्तानपुर पूछता है सुल्तानपुर सिर्फ खबर नहीं सुनाता है, खबर पर आपकी राय भी रखता है और आपकी राय मांगता भी। इसी के साथ हम अपने शो का समापन करेंगे अपने मेहमानों के साथ। कल फिर किसी बेहतरीन एक अच्छी चर्चा के साथ फिर शामिल होंगे। आज चाहेंगे विदा आप लोगों से। जय हिंद, जय शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।